एक समय की बात है। दूर जंगल के पार एक बहुत ही खूबसूरत सा राज्य था, लुमोरिया। लुमोरिया राज्य बहुत ही सुंदर था। यहाँ की झीलें, फूलों के बगीचे, तितलियाँ और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लुमोरिया की शांति की सबसे बड़ी वजह थे राजा थैलोरियन, जो बहुत ही शांत और दयालु राजा थे, और उनकी रानी थी रानी सेलेस्टिया, जो हमेशा लुमोरिया पैलेस की खूबसूरती का ध्यान रखती थी और हर परिस्थिति में राजा की मदद करती थी। The people of Lemuria have winter needs, and peace among nearby villages is crucial. किंग और क्वीन की 3 बेटियां थीं, जो कि बहुत ही खूबसूरत थीं। बड़ी प्रिंसेस थी मॉर्गेना। मॉर्गेना बचपन से ही पेंटिंग की शौकीन थी। वो किसी भी चीज को देखकर अपने कैनवस पर बड़े ही आराम से उतार लेती थी। और दूसरी प्रिंसेस थी नेरिसा। प्रिंसेस नेरिसा भी ड्रेस डिजाइन और सिलाई में माहिर थी। वो बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेसेस को खुद डिजाइन करके अपने हाथों से सिलती थी। वो दोनों प्रिंसेसेस खूबसूरत तो थीं, लेकिन उनके अंदर था घमंड और अहंकार। ये है सबसे छोटी प्रिंसेस मीराबेला। मीराबेला ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत था। वो बाकी 2 बहनों से अलग थी। वो हर किसी की मदद करती थी, कभी भी भेदभाव नहीं करती थी, और ना ही उसके अंदर कोई घमंड था। चाहे वो जानवर हो या इंसान, वो हर किसी की मदद करने में नहीं रुकती थी। पता नहीं इस बुद्धू को इन सब छोटे लोगों की मदद करके क्या मिलता है। इतना कहकर दोनों प्रिंसेसेस पैलेस के अंदर चली जाती हैं। वो दोनों बात करते हुए जा ही रही थी कॉरिडोर से कि तभी दोनों कुछ सुन पाती हैं। किंग और क्वीन अपने कमरे में बैठी हुई ल्यूमोरिया किंगडम के राज पंडित से अपने किंगडम की भविष्य की किंग कौन होंगी, तीनों प्रिंसेसेस में से यही बातें कर रहे थे। और पंडित बताते हैं किंग को कि उनकी छोटी प्रिंसेस मैराबेला ही सही भविष्य की किंग होगी। ये बात सुनते ही दोनों प्रिंसेसेस चौंक गईं। दोनों के अंदर एक हिंसा की आग भड़क उठी। दोनों अपने कमरे में आकर गहरी सोच में डूबी थीं कि आखिर वो दोनों होते हुए छोटी बहन ही क्यों। तभी दोनों के अंदर एक बहुत बुरा ख्याल आता है। दोनों एक साजिश रचती हैं कि कैसे छोटी बहन को रास्ते से हटाया जाए। अगले ही दिन सुबह प्रिंसेस मिराबेला रोज की तरह गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। तभी उसकी दोनों बहनें उसके पास आती हैं। दोनों उसके पास आकर इधर उधर की बातें करने लगी मिराबेला से। फिर वे दोनों मिराबेला से कहती हैं कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, चलो हम तीनों आज जंगल घूम कर आते हैं। फिर दोनों प्रिंसेस मिराबेला को लेकर बात करते करते जंगल की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचते ही मिराबेला बहुत खुश हो गई। वहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और तितलियां थीं। ये सब देखकर मिराबेला अपनी खुशियों में खो गई और प्रिंसेस मॉर्गाना और नेरिसा उसे देख रही थीं। मिराबेला तितलियों के साथ नाचती झूमती रही। तभी नेरिसा चुपके से जंगल का एक बहुत ही जहरीला फल तोड़ लेती है और वो फल लाकर मिराबेला को देती है और कहती है कि ये इस जंगल का बहुत खास फल है। मिराबेला खुश हुई। वो अपनी बहनों की साजिश समझ नहीं पाई। देखते ही देखते जंगल में शाम ढल रही थी। तीनों प्रिंसेस मिलकर अब पैलेस की ओर वापस चली गईं। रात को जब राजकुमारी मिराबेला सोने के लिए अपने कमरे में आई, तब उसका ध्यान मेज पर रखे हुए उस फल पर गया। उसने वो फल पहले नहीं खाया था, इसलिए उसने उसे उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पहला निवाला लिया। ऐसे ही उसने फल के कुछ निवाले लिए, लेकिन उसे उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उस फल को वापस मेज पर रख दिया और सो गई। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी मिराबेला नींद से उठी, तो उसने महसूस किया कि वो कुछ भी देख नहीं पा रही है। उसके सामने सब कुछ अंधेरा था, क्योंकि वो अब देखने की शक्ति खो चुकी थी।
बहुत समय पहले की बात है। ओसामा नाम के राज्य में एक जादुई गुरुकुल हुआ करता था। वो गुरुकुल पूरे राज्य में केवल एक ही था। उसके अलावा पूरे राज्य में कोई और गुरुकुल नहीं था। उस गुरुकुल में बच्चों को जादुई अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की जाती थी। पूरे राज्य के बच्चे उसी गुरुकुल में शिक्षा के लिए जाते थे। एक रात अचानक ही कोई इस गुरुकुल के दरवाजे के बाहर एक नवजात शिशु को रखकर चला गया। सुबह जब वहां के गुरु को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही वे गुरु वहां पहुंचे, एक महिला ने उनके हाथ में उस नन्ही बच्ची को थमा दिया। गुरु उस बच्ची को लेकर गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि उसे वहां कौन छोड़कर गया था इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर अब वे उस बच्ची को यूं ही छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर उसे कोई उस गुरुकुल के बाहर छोड़कर गया था तो वो इसी उम्मीद में गया होगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि यहाँ उसे सुरक्षा भी मिलेगी और सहारा भी। तभी वो महिला गुरुजी के पास आकर उन्हें एक खत पकड़ाकर ये कहती है कि ये खत उसके साथ ही इस टोकरी में रखा हुआ था, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया था। वो महिला गुरुजी को खत पकड़ाकर पीछे हो जाती है। गुरुजी उस लिफाफे को खोलकर खत पढ़ने लगते हैं। खत को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मानो जैसे कुछ ऐसा पढ़ रहे हों जो उन्हें अचंभित कर रहा हो। उस खत को पढ़ने के बाद गुरुजी एक नज़र उस नन्ही बच्ची पर डालते हैं और फिर एक नज़र उस खत पर। उस खत को वापस से लिफाफे में भरकर वो अपने पास ही उसे रख लेते हैं। फिर उस नन्ही बच्ची को अपने हाथ में लेकर सभी के सामने उस बच्ची के पालन पोषण की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे, ऐसा निर्णय लेते हैं। गुरुजी के अपनाने के बाद देखते ही देखते उस बच्ची को पूरे गुरुकुल ने भी अपना लिया। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी। समय के साथ साथ वो और भी अधिक सुंदर होती जा रही थी। बचपन से ही मानो उसके भीतर हुनर की कोई कमी नहीं थी। हर एक चीज को वो बड़ी गहराई से समझती थी। जादुई विद्या की शिक्षा में वो निपुण थी, अचूक निशानेबाजी में माहिर थी और अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करना उसे भली भांति आता था। शस्त्रों को चलाने की जो अद्भुत तकनीक उसे आती थी, वो और किसी को नहीं आती थी। वो मेहनती, ईमानदार, दिल की साफ, नेक दिल और अत्यंत दयालु स्वभाव की थी। उसका नाम काशी रखा गया था, जो बचपन में ही गुरुजी ने रखा था। काशी अब पूरे 19 वर्ष की हो चुकी थी और समय यूं ही हंसते खेलते बीत गया, पता ही नहीं चला। एक ओर काशी अपने अभ्यास में पूरी तरह व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर गुरुजी अपनी कक्षा में बैठे हुए थे। वे अपने सामने अभ्यास कर रही काशी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक उनकी आंखों में नमी आ जाती है। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, अब तुम्हें अपनी सही जगह जाना होगा। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें नीचे गिर जाती हैं। इतने वर्षों तक काशी को संभालते संभालते उनके मन में भी काशी के लिए गहरा लगाव और अपनापन बस गया था। अब जब उसे वहां से भेजने की बारी आई तो ये दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा था कि वे उसे खुद से दूर करें। उसे अपने पास से दूर भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये उनके लिए बेहद कठिन था, पर फिर भी उन्हें ये करना ही होगा। तभी काशी की नज़र गुरुजी पर पड़ती है। वो दौड़कर उनके पास आती है। जैसे ही वो गुरुजी की आंखों में उभरे हुए आंसुओं को देखती है तो तुरंत उनके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उन आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहती है, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं गुरुजी? आज तक तो मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा, पर आज आप रो रहे हैं। इस पर गुरुजी उसे कोई उत्तर नहीं देते और शांत ही बने रहते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं, आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर विश्राम करने चले जाते हैं। सुबह काशी अपने निर्धारित समय पर उठती है। वो सूर्यदेव को प्रणाम कर अपने अभ्यास में लग जाती है। कुछ देर बाद गुरुकुल के बाहर शाही बग्घी आकर रुकती है और चारों ओर पहरेदार तैनात हो जाते हैं। गुरुकुल के बाहर राज्य के राजा महाराज विश्वनाथ जी पधारे होते हैं। गुरुजी पहले से ही उनके स्वागत के लिए बाहर खड़े रहते हैं। गुरुजी उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुकुल में स्वागत है राज महाशय।
धन्यवाद। अब हमें शर्मिंदा न करे आचार्य महाशय, और अब का किया इतना बड़ा उपकार तो हम जिंदगी भर नहीं उतर सकते हैं। अब हमारी आंखें थक गई हैं इंतजार कर करके। एपी बस हमें हमारी पुत्री से मिला दीजिए। अब हम उसे यहां से लेकर जाना चाहते हैं। The kingdom will prosper. उसके Indeed. बाद Come. गुरुजी राजा विश्वनाथ को अपने साथ वहां लेकर जाते हैं जहां काशी अकेले अभ्यास कर रही होती है। सामने काशी को देखते ही वे दोनों वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी काशी की ओर हाथ से There she संकेत is, करते your हुए daughter. राजा विश्वनाथ से कहते हैं, वो रही आपकी बेटी काशी। तभी कानों में हल्की सी आवाज सुनकर काशी पीछे मुड़ती है। सामने गुरुजी और एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो उनकी ओर चलते हुए आती है और कहती है, प्रणाम गुरुदेव। इसके बाद काशी गुरुजी के साथ साथ राजा विश्वनाथ को भी प्रणाम करती है, हालांकि वो उन्हें पहचानती नहीं होती। काशी ये है आपके पिता और उसामा राज्य के राजा विश्वनाथ। गुरुजी की मुख से ये बात सुनते ही यह काशी तुम्हारा को मानो भाग्य एक है। गहरा झटका लगता है, तुम्हें सब क्योंकि पता बचपन चल से जाएगा। लेकर आज तक जब जब उसने अपने माता पिता के बारे में जानने की कोशिश की थी, गुरुजी ने उसे साफ मना कर दिया था। वो बचपन से ही गुरुदेव और इस गुरुकुल को ही अपना संपूर्ण संसार मानती आई थी, और आज अचानक उसे ये बताया जा रहा था कि उसके पिता कौन हैं, उसका परिवार कौन है। ये सब सुनकर काशी का हृदय व्याकुल हो उठता है और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। राजा विश्वनाथ उसे अपने गले से लगा लेते हैं और भावुक स्वर में कहते हैं, पुत्री, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारी राह देख रही है और इस राज्य को भी तुम्हारी जरूरत है। बेटी, तुम इस राज्य की होने वाली रानी हो। अब तुम्हें इस राज्य की बगडोर संभालनी है। अब तुम्हें यहां से जाना होगा काशी, और तुम्हें इस राज्य की रानी होने का अपना उत्तरदायित्व संभालना होगा। क्या आप भी चाहते कि हमारे अगले कार्टून की कैरेक्टर की नाम आपसे हो? तो अभी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। ये कहानी यूरोप के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक साधारण सा व्यापारी रहता था जो लकड़ियां बेचने का काम करता था। उसके घर में केवल वो स्वयं और उसकी पत्नी ही रहते थे। हर सुबह जब वो व्यापारी बाजार जाने के लिए घर से निकलता तो उसकी love, पत्नी you mean बहुत प्यार everything से to me. उसके लिए भोजन बांध कर देती। और जिस दिन वो घर पर रहता उस दिन वो अपनी पत्नी के कामों में हाथ बटाता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। This teamwork makes it व्यापारी right. की पत्नी does. गर्भवती थी Here, my और वो love. व्यापारी Just a अपनी little. पत्नी का पूरा ध्यान रखता था। You're doing so well. I love you. इसी तरह समय बीतता रहा और दोनों बहुत खुश थे। देखते ही देखते कुछ महीनों बाद उनके घर एक नन्ही सी बहुत प्यारी बेटी ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही मानो उन दोनों की खुशियां और भी बढ़ गईं। उस बच्ची के चेहरे पर हल्की सी गुलाबी आभा थी, जैसे गुलाबी रंग ही उसका स्वाभाविक रंग हो। उस नन्ही बच्ची के हाथ पर जन्म से ही एक अजीब सा चिन्ह था। वो चिन्ह एक गुलाब के आकार का था। मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारा नाम होगा रोजानेला। उसके बाद 2 साल बीत गए। अब रोजानेला भी 2 साल की हो चुकी थी। तीनों बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में कोई गम नहीं था। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे।
These logs will warm us nicely. They will. Thank you, my love. Always for you too. लेकिन एक दिन अचानक ही मर्चेंट की पत्नी बीमार पड़ जाती है। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बहुत इलाज कराने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मर्चेंट पूरी तरह टूट चुका था और रोजानला की देखभाल भी वही अकेले कर रहा था। कुछ समय बाद मर्चेंट की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब मर्चेंट और रोजानला दोनों बिल्कुल अकेले रह गए। रोजानला अभी बहुत छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मर्चेंट पर अपनी नन्ही बेटी की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। कुछ समय बाद मर्चेंट की बहन अपनी 2 साल की बेटी को लेकर वहां रहने आ गई। भाई अब तुम चिंता मत करो, अब से रोजानेला मेरी भी बेटी है। अब मर्चेंट रोजानेला को अपनी बहन के भरोसे छोड़कर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। वो दोबारा लकड़ियों के व्यापार में लग गया और अक्सर घर से बाहर रहने लगा। लेकिन मर्चेंट की गैर मौजूदगी में उसकी बहन रोजानेला पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। वो सारा समय केवल अपनी ही बेटी के साथ बिताती और रोजानेला अक्सर अकेली झूले में पड़ी रहती, बिना किसी के दुलार और देखभाल के। हाँ, जिस दिन मर्चेंट घर पर होता, उसकी बहन बड़े दिखावे के साथ ये जताती कि वो रोजानेला का कितना ध्यान रखती है। ये सब देखकर मर्चेंट निश्चिंत हो जाता और यही सोचता रहता कि उसकी बहन उसकी बेटी को माँ की तरह प्यार और देखभाल दे रही है। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद मर्चेंट की बहन अपनी बेटी और रोजानेला को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। तभी उसके मन में एक बहुत बुरा विचार जन्म लेता है। कुछ समय बाद वो रोजानेला को लेकर घने और गहरे जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल के भीतर एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचकर वो रोजानेला को वहां बैठा देती है। फिर वो इधर उधर संदेह भरी नजरों से देखने लगती है। तब वो नन्ही रोजानेला को उसी पेड़ के नीचे अकेला छोड़कर चुपचाप वहां से वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है जो फूल बेचने का काम करता था। उसकी नज़र पेड़ के नीचे अकेली बैठी रोजानेला पर पड़ती है। वो रुक जाता है, फिर धीरे धीरे उसके पास आता है और हैरानी भरी नजरों से उस नन्ही बच्ची को देखने लगता है। इतनी छोटी सी बच्ची को कौन यहाँ छोड़ कर गया? इधर व्यापारी की बहन व्यापारी के पास आकर झूठे आंसू बहाते हुए कहती है कि रोजानेला जंगल में कहीं खो गई है। ये सुनते ही व्यापारी घबराकर पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोजानेला को वो फूल बेचने वाला बूढ़ा अपने साथ घर ले जा चुका होता है। फूल बेचने वाले के घर में केवल उसकी पत्नी ही थी, जो रोजानेला को देखकर हैरान रह जाती है। इस बच्ची को कोई जंगल के अंदर छोड़ कर गया था, ये अकेली बैठी थी। अब से ये बच्ची हमारी है। तब से रोजानेला को वो फूल बेचने वाला बाबा अपने पास ही रख लेते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते देखते पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। अब रोजानेला 22 साल की हो चुकी थी। वो बेहद नेक दिल और सच्ची थी। ज्यादातर समय घर पर ही रहती और अपनी दादी माँ की हर काम में मदद करती। उसकी बातें इतनी मीठी और अपनापन भरी होती कि घर हमेशा खुशियों से भरा रहता। इतना ही नहीं, फूलों के बगीचे की देखभाल भी वो खुद ही करती थी। अपने हाथों से मिट्टी और पानी मिलाकर कीचड़ बनाती और उन्हीं हाथों से हर एक फूल का बीज बोती। फूलों से उसका रिश्ता ऐसा था मानो वे उसकी अपनी संतान हो। एक दिन रोजानेला घर पर काम कर रही होती है। तभी बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, आज मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। ये बात सुनकर रोजालेना बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो हमेशा घर और बगीचे को ही अपनी दुनिया मानती थी। इसके बाद रोजानेला निकल पड़ी बूढ़े बाबा के साथ फूल बेचने, साथ में एक साइकिल लेकर। वो इधर उधर देख रही थी कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। चारों तरफ लोगों की भीड़, ठंडी हल्की हवाएं और मीठी धूप फैली हुई थी। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों महल के सामने पहुंचे। वहां पहुंचकर रोजानेला हैरानी से महल को देख रही थी। तभी गेट के पास आकर बाबा रोजानेला से कहते हैं, रोजानेला तुम यही रुको, मैं अंदर फूल देकर आता हूँ।
उसके बाद रोजानेला वही गेट के बाहर अकेले खड़ी होकर महल को देख रही होती है। वो बहुत ही ध्यान, खुशी और उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी, क्योंकि उसने पहली बार महल देखा था। तभी दूर से प्रिंस की नजर रोजानेला पर पड़ती है। वो रोजानेला की खूबसूरती देखकर उसके पास आकर उससे पूछता है, कौन हो? मैं रोजानेला हूँ। इसके बाद प्रिंस रोजानेला के साथ समय बिताने के लिए उसे महल घुमाने लेकर जाते हैं। Only for you.